हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एसएसटी के 60 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। आप सभी को पता ही होगा, जिन्होंने भी पेपर 2 में एसएसटी को लिया होगा, तो उसमें आपके 40 नंबर के कंटेंट और 20 नंबर के आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन क्वेश्चंस के सभी आंसर को अच्छे से लगा लिए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले CDP हिंदी पेडागोजी के MCQs भी हमने सॉल्व किए हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी नए हो वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है। जो संगम कविताएं हैं उसमें एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको इनमें से इनके तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व जो करता है उसे आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं: चेर, चालुक्य, चोल, पांड्य, चोल, चालुक्य, चोल सातवाहन या चालुक्य, या चोल, चेर या पांड्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है: निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदानुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं? तो इनमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है: अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। या भारत के गांव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। या राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी में लिखा गया है कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सत्यापित कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है: विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझने के लिए, या शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, या अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए। तो इसमें ऑप्शंस फिर से विकल्प में दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, B और D। जो A, B और D दिया गया है, तो इसमें BD में देखेंगे आप: विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए, और D में लिखा गया है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता करने के लिए, शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए। ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, तो इसीलिए A, B और D इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है: RTE एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रकरणों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों के सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों, खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, या बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा A, C और D।
बच्चों के सर्वांगीण विकास, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना और बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। इसमें आपको तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन के बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य रूप से मौसम कौन कौन से हैं। फिर इसमें अगला दिया गया है, आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांव की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, या लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका केवल ए, जो ऑप्शन नंबर ए है, जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य रूप से मौसम कौन कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करेगा शिक्षार्थियों में। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं, तो यही आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस है, तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संख्यानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलुओं का आकलन करते हैं। फिर से इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें आप देखें कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, प्रत्यक्ष कर क्या है उदाहरण दीजिए, और दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। तो आप देखें कि बी, सी और डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। जो 1857 के विद्रोह के कारण थे, तो इसमें आपको सिर्फ उसके कारण बताने हैं, उसे एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इस प्रकार से यह आंसर इसमें नहीं लिया जाएगा, तो बी, सी, डी इसमें सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनाने होंगे। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए, विश्लेषणात्मक रूब्रिक, जांच सूची और समग्र परक रूब्रिक। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सही आंसर लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो ए होगा विश्लेषणात्मक रूब्रिक, उसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। ए का हो जाएगा 1, फिर बी का हो जाएगा 3, जांच सूची का हो जाएगा दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, सी का हो जाएगा समग्र परक रूब्रिक का एकांकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। तो किसे आप द्वितीयक स्रोत के रूप में मानेंगे, तो इसमें क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए हैं, भूज में भूचाल के समय की फ़ोटो एवं इसके विवरण, या अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, या इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, या फिर महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। ये आपके द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन एवं कारण से। तो इसे आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कथन में दिया गया है कि माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। फिर इसमें कारण दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ एवं सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और ये किसकी व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत है। जो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही ए लिखा गया है, जो इसमें कथन लिखा गया है वो इसमें बिल्कुल सही है और जो आर है इसका कारण वो इसमें गलत है। तो कथन में लिखा गया कि माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत
विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कई उप विषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। ये बात बिल्कुल इसमें सही है, लेकिन ये बात इसमें बिल्कुल गलत है। जो इसका कारण दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ एवं सामग्री का विकास किया गया वह बोधगम्य नहीं है, वह पूरी तरीके से बोधगम्य है, तो इसमें नहीं है लिखा गया, इसीलिए इसका कारण इसमें गलत हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फिर से कारण और कथन से लिया गया है ये क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, फिर इसके बाद हम कंटेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन में इसमें दिया गया है कि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। ये शिक्षा नहीं है, शिक्षक है। जो किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। कारण इसमें दिया गया है कि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संयुक्त करना चाहती है। निम्न में से किस गतिविधियां उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकते हैं? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना, या भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। जो ए और सी है वो इसके अंतर्गत आएगा कि दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना। वाद विवाद एक बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। फिर भेदभाव से संबंधित अखबारों के लेखों को एकत्र करना। जो आपकी व्याख्यान विधि होती है ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इसे ज़्यादातर नहीं लिया जाता। इससे पहले मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी टैग वर्ड से रिलेटेड, तो अगर जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लीजिए। टैग वर्ड की वीडियो देखने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स को बताया है जिससे आपको एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाने में वो मदद करेंगी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने कक्ष में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होगा? चर्चा के लिए आपको उपयुक्त उदाहरण इसमें से बताने हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, या भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी। भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव बताने हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, ये आपके कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा के लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट आंसर यही होगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं? सही विकल्प चुनें। जो लैंगिक बराबरी है उसे आप किस तरीके से कक्षा में चर्चा के दौरान ला सकते हैं? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, या महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। बी, सी और डी। ये लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर बनाने के लिए इसका हम कक्षा में लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर बनाने के लिए हम इसे कक्षा में चर्चा के दौरान शामिल कर सकते हैं इन सभी टॉपिक्स को। फिर इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कक्षा में जेंडर भूमिका पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्योंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए, या लैंगिकता के सिर्फ मुद्दे को महिलाओं और लड़कियों के होते हैं,
या यह दर्शाने के लिए समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का केवल सी। जो केवल सी है, ये यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, ये केस स्टडी का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो इस पर जेंडर भूमिका की चर्चा एक शिक्षक अच्छे से कर सकता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार करें और सही विकल्प चुनें। उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें, या फिर शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन और स्कूली जीवन के बीच जो संबंध स्थापित करने की बात आती है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, और उन्हें समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखना, ये ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोरंजन करना ये ऑप्शन गलत होता है, और नतीजा आधारित कक्षा का वातावरण सुनिश्चित करें, ये भी उतना एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करने चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हों उन्हें डांटना चाहिए, या शिक्षक को आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी टीचर को, किसी भी बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, ये भी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करना चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। जहाँ पर भी चर्चा जैसे शब्दों की बात आती है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। स्थगित करना ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु, मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों को घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। नगर प्रशासन, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका या आरक्षण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंचायती राज। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहाँ प्रधान आचार्य प्रधानमंत्री हैं, वरिष्ठ शिक्षक मंत्री परिषद हैं, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका या कार्यपालिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। किसी विद्यालय में अगर आप प्रधानाचार्य को प्रधानमंत्री के रूप में निर्धारित कर रहे हैं और शिक्षकों को मंत्री के रूप में, तो जो कर्मचारी हैं उन्हें आप कार्यपालिका के रूप में नियुक्त करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा या खुले अंत वाले प्रश्न। तो जो भूमिका निभाना, रोल प्ले जो होता है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूमिका निभाना। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना होता है, या पेशेवर बनाना, या राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, या सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। जो ए, बी और डी इसमें सही हो जाएगा। अति सक्रिय बनाना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अति सक्रिय नहीं बनाना है, आप सक्रिय रूप से बना सकते हैं। फिर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कथन और कारण से पूछा गया है। कथन और कारण से आपके क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देखेंगे। तो कथन में आपको दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। कारण इसमें दिया गया है कि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जो जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने को एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना चाहिए। ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, ये ठेलों हैं। फिर छोटे दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों को तय किया जाना। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी समुदाय के पेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण या अल्पसंख्यकों का संरक्षण या उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसका बाकी समाज से अलगाव पेटोइजेशन के अंतर्गत आता है, ये उसका नतीजा होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करेगा। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालतों के फैसले से संतुष्ट नहीं है। अगर उसने हाई कोर्ट में केस नहीं जीता तो वो सुप्रीम कोर्ट पर जाकर केस लगा सकता है अगर वो हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। और ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी होते हैं। तो नहीं है दिया गया, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को खाली स्थान चाहिए। प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना, या राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल करना, या किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, या देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, सभी धर्मों को समर्थन देना चाहिए। ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बताता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत को संसद बनाते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा या राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें आएंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद बनाई जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, या लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है, लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, या लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं। इन ऑप्शंस को देखकर आपको ये बताना है कि रूढ़िवादिता को जो पोषित करते हैं मतलब कि रूढ़िवादिता के खिलाफ हैं। तो लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बन सकते हैं। हर बार लड़कियों को स्काउट लीडर बनाया जाता है, तो लड़के भी स्काउट लीडर बन सकते हैं। लड़कियां भी फुटबॉल खेलने में अच्छी हो सकती हैं। तो ये सभी ऑप्शंस इसमें सही हो जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सरकार से एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। समुदायों की बड़ी संख्या,
सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना या ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समुदायों की बड़ी संख्या। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेकार, अनियमित, दिहाड़ी या असंगठित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल ए, बेकार। भारत में बेकार जो है तो इस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें और उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन और कारण से क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो इसमें कथन दिया गया है कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ में किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसमें दिया गया है कि छोटे किसानों को बीज, खाद एवं कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी या कार्यपालक या पार्षद। तो जो नगर निगम द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्षद। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बाजार में पक्की दुकान में क्या होती है? जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है या जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं और जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे या खाद वहां ना जाए या फसलों के बीच अंतर रखा जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। इसीलिए सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है? सीसा, टीन, निकिल और जस्ता। तो इसमें टीन जो है वो इनके अग्रणी खनिज के उत्पादक देश के अंतर्गत आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके कंटेंट से रिलेटेड हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन पेडागोजी से हैं और कौन से क्वेश्चन आपके कंटेंट से हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का अर्थ क्या होता है? मुख्यतः नवीनीकरणीय संसाधनों का संरक्षण या संसाधनों का सीमित उपयोग या अपनी संतानों एवं संबंधियों के संसाधनों का बचाव या सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतत विकास का अर्थ यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये वन सघन हैं और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आबनूस और महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। यह वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस में से ये कौन से वन हैं, इन्हें आपको बताना है इन सभी विकल्पों के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर 4। जो ये सभी विकल्प इसमें दिए गए हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा, तटबंध, चाप झील या नदी मुहाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नदी मुहाना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? लोएस, छत्रक, शैल या हिमोड या स्टैक।
तो इसे हम कहते हैं लोएस। जो निक्षेपण होता है पवन का उसे हम लोएस के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कथन और कारण से। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। कथन में दिया गया है कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। कारण इसमें दिया गया है हर महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। जो महासागर का जल होता है वो खारा होता है या लवणीय होता है, ये बिल्कुल सही है। और हर महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण पाए जाते हैं, तो ये भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। कहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही सीमित रूप में मिलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र या शीत कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा क्षेत्र। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बाज, ऐश, बीच के पेड़ तथा फीजेड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन या भूमध्य सागरीय वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज कौन से हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका या निकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। जो मैग्नीशियम है और सिलिका ये महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री से 45 डिग्री पूर्व की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम अगर नज़रअंदाज कर दें तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे या लगभग 4 घंटे गंवाएंगे या लगभग 12 घंटे गंवाएंगे या लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कारण और कथन से है। कथन में दिया गया है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कारण में दिया गया है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो ए और आर है दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जो कारण दिया गया है वो कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। जो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ये कथन इसमें सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो इसमें ग्रह के नाम एक तरफ दिए गए हैं और दूसरे तरफ इसके अक्ष पर घूर्णन का समय दिया गया है। तो यूरेनस, नेपच्यून, शनि और मंगल, तो इन्हें आपको सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। जो नेपच्यून है वो 16 घंटे 7 मिनट अपने अक्ष पर घूर्णन का समय लगाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी और भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो इसमें सही और गलत को आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है और बी सही है। जो भारतीय शासक होते थे
उन्हें अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, उन्हें सेना रखने की अनुमति नहीं थी और भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस पर आपको सही और गलत को बताना है। तो मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध का सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है, तो आपको इसमें गलत कथन को बताना है जो इसमें सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। जो यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध का सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था, ये इसमें सही नहीं है। और 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था, ये सही है। और इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया, तो इसमें सही नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर या मौलाना आज़ाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कथन और कारण से है। तो कथन में दिया गया है, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण में लिखा गया है कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिर से कथन और कारण से ही क्वेश्चन दिया गया है। कथन और कारण से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एसएसटी में। फिर कथन में इसमें लिखा गया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जाति पक्षपात झेला था। कारण में लिया गया है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। कारण इसमें लिखा गया है कि इसकी एक अहम वजह थी कि संसार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो 19वीं सदी के बारे में आपको सही कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो घुमंतू खेती होती है उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेवड़। जो बेवड़ होता है वो घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कई संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने वाले विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथियों व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। इसमें से आपको सही और गलत को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? स्तोत्रम, भजन, प्रबंधम या अभंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभंग। मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को हम अभंग के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराधिकार की महदायात प्रथा का अर्थ है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में विरासत मिलना, या ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, या सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन उत्तराधिकार की महदायात प्रथा का अर्थ होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें
ऑप्शंस दिए गए हैं फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय या अहमद शाह या आलमगीर द्वितीय। इनका आपको कालक्रम बताना है कि किस सन से किस सन तक इन्होंने पतन, मुगल साम्राज्य के पतन में हिस्सा लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो ऑप्शन नंबर 3 है, तो ए का 2 हो जाएगा, फर्रुखसियर का हो जाएगा 1713 से 1719, शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759 से लेकर 1816, अहमद शाह का हो जाएगा 1748 से लेकर 1754 और आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा 1754 से लेकर 1759। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन तमिलनाडु में खालिस्तान की बस्तियों को ऊर कहते थे। व्यापारियों, कुलीनों या अभिजातों, खेतीहरों या किसानों या शिल्पकारों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतीहरों या किसानों को ऊर कहते थे तमिलनाडु की बस्तियों में। फिर हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें तोमर, आनंद पाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में दिया गया है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए का हो जाएगा 3, तोमर का आ जाएगा आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। फिर बी का हो जाएगा 4, आनंद पाल का 1130 से 1145। सी का हो जाएगा 2, चौहान का हो जाएगा 1165 से लेकर 1192 और पृथ्वीराज चौहान का हो जाएगा 1175 से लेकर 1192। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आज हमने एसएसटी के टोटल 60 एमसीक्यू सॉल्व किए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 60 में से कितने मार्क्स सही हुए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।